अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईसीजी। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, तो गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द कंसेप्ट अबाउट ईसीजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं, एबी नोड की तरफ जाते हैं, फिर बंडल ऑफ हिस की तरफ, बंडल ब्रांचेस, देन प्रोकैनियन फाइबर्स, और उसके वक्त हमारे पास एट्रियल कंट्रैक्शन हो रही होती है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रही होती है, सिस्टोल डायस्टोल हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं, जो ऐसे नोड, एबी नोड, दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ द कार्डियक सेल्स, ये वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं, तो उसकी वजह से माइन्यूट थोड़ा इतना कम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है जो कि हम बेयरेबल होता है। तो वो करंट जो है हार्ट की सरफेस पर, वाल्स पर पोटेंशियल क्रिएट करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो उससे रिकॉर्ड करने की एक मशीन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है उन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, पी क्यू आर एस टी वेव्स, हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं ईसीजी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय द करंट ऑफ कार्डियक इंपल्सेस। मतलब जो ऐसे नोड, ये जो मैंने बनाया है, ये ऐसे नोड है, ये एबी नोड है, ये बंडल ऑफ हिस है, ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट बंडल ब्रांचेस। ठीक है, ये प्रोकैनियन फाइबर है। अच्छा, अब जो ऐसे नोड हैं ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है आगे करंट प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो रिकॉर्ड करता है कौन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक मशीन है जो उन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या कर रहा होता है? रिकॉर्ड कर रहा होता है। अच्छा, अब रिकॉर्ड किस तरह कर रहा होता है? इस मशीन को कनेक्ट किस तरह किया जाता है? तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट की ऑपोजिट साइड स्किन पर लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ मशीन की तरफ मशीन के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। तो वो हमारे हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, पोटेंशियल को रिकॉर्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इसे हम पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ईसीजी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स आर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, ईसीजी में हम उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? मशीन दैट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड बाय दैट करंट। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है ईसीजी की? ईसीजी क्यों की जाती है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये किस चीज में हमें हेल्प कर रही होती है? ईसीजी हेल्प्स टू डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब है कि हम देखते हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है। ठीक है, उसका डायग्नोसिस क्या है, तो वो वो ईसीजी के जरिए हम देख सकते हैं कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे हम ईसीजी करवाएंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो जिसमें हमारे पास इरिथमिया आता है, इरिथमिया में हमारे पास जो हार्ट बीट है ये इरेगुलर हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एमआई हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, जिसमें हमारे जो मसल्स मायोकार्डियम होती हैं, मसल्स लेयर होती हैं, वाल, तो उनमें हमारे पास प्रॉपरली ब्लड नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो अपना कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। हार्ट ब्लॉक हो गया, उसके बाद कंडक्शन सिस्टम डिफेक्ट। कंडक्शन सिस्टम का मतलब है कि जो हार्ट हमारे ब्लड को कंडक्ट कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, तो वो प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें क्या मसले आ रहे हैं, तो वो सारा कुछ हम ईसीजी के जरिए डायग्नोज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं ईसीजी वेव्स की तरफ। जो मेन सेगमेंट है इस लेक्चर का वो है ईसीजी वेव्स। अब जो वेव्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कब प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास पी वेव्स है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेव्स हैं, एंड टी वेव्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़े से हमारे सेगमेंट भी होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या अहमियत होती है। सबसे पहले हमारे पास है पी वेव्स। जस्ट इसमें दो लफ्ज इस्तेमाल होंगे, वो क्लियर होने चाहिए आपको। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएंगे तो हम इजीली जो है इन वेव्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज होगा डीपोलराइजेशन, एक हमारे पास वर्ड होगा डीपोलराइजेशन,
और एक वर्ड होगा हमारे पास रीपोलराइजेशन, हम आगे पढ़ेंगे रीपोलराइजेशन। एक हमारे पास है डीपोलराइजेशन और एक हमारे पास है रीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंपल्स जनरेट होती है, चाहे वो नर्व इंपल्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो, हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं, तो ये इंपल्सेस जाके जो मसल्स मेम्ब्रेन सेल्स हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स हैं, उनका पोटेंशियल जाके रिवर्स कर देती हैं। ठीक है, तो जब एक तो मेम्ब्रेन का अपना एक पोटेंशियल होता है जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जब इंपल्स सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचती है, तो जब इंपल्स वहां पर पहुंचेगी तो वो उसके पोटेंशियल को रिवर्स कर देती है। ठीक है, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस, कुछ आयंस रिफ्लेक्स होता है, कुछ आउटफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो आयन की एक्सचेंज की वजह से उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्स होगा, जिसकी वजह से वो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो मायोकार्डियम है, मसल लेयर है हार्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन में क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो रिवर्स होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी। और रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो दोबारा जो है रिस्टोर हो जाता है, तो इसे हम इसलिए कहते हैं रीपोलराइज्ड हो गया है, मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड हो गया, मतलब रिलैक्स हो गया है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो डीपोलराइज हो रहा होगा, अगर रिलैक्स हो रहा है तो रीपोलराइज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने समझने 2 पॉइंट्स जो मैंने मेन जो है वो इसमें डिस्कस होंगे। सबसे पहले हमारे पास पी वेव। पी वेव में कब बनती है? पी वेव जब ऐसे नोड जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं, तो उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से जो एट्रिया की मसल वॉल है वो क्या करती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है, जब वो डीपोलराइज्ड होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो उस वक्त जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होता है वो कौन सी वेव क्रिएट करता है? पी वेव क्रिएट करता है। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम एट्रियल सिस्टोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा, हमारे पास पी वेव बनेगी। ठीक है, उस वक्त हमारे पास जो एट्रियल मसल वॉल है वो क्या हो रही होंगी, डीपोलराइज हो रही होंगी। एट्रियल डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि जो मसल सेल हैं उनमें उनका जो पोटेंशियल है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जब रिवर्स होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉजेस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये होता है किसकी वजह से? ऐसे नोड की वजह से, क्योंकि ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा होता है। क्लिनिकल पॉइंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है कि अगर पी वेव एब्सेंट है या इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर का मतलब है कभी बनती है कभी नहीं बनती, या प्रॉपरली एब्सेंट है, तो उसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि उस बंदे को एरिथमिया है। एरिथमिया क्या है? एरिथमिया इज अ इरेगुलर हार्ट बीट। मतलब हमारी हार्ट बीट है, ये नहीं पता होता कि कभी तेज हो जाती है कभी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो जब तेज होगी उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया, जब स्लो हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। ये 2 टर्म आप याद कर लें। जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 होता है। ठीक है, 60 to 100 जो है ये हमारा क्या है, नॉर्मल हार्ट रेट है। अगर हमारा हार्ट रेट 60 से क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, 60 से कम होगा तो इसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। अच्छा, अगर हमारा जो हार्ट रेट है वो 100 से अबव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया में हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, नॉर्मल से भी अबव हो जाता है, तो उसे हम टैकीकार्डिया कहेंगे। अगर हमारा जो नॉर्मल है उससे कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो उसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। तो ये हमारे इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो प्रोड्यूस होंगी, उसे हम एरिथमिया कहते हैं। और ये एरिथमिया हमें मालूम कैसे होगा, हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हमारे पास जो पी वेव है एब्सेंट होगी, हमें पता लग जाएगा एरिथमिया है। ठीक है, या इरेगुलर होगी, कभी छोटी बन रही है कभी बड़ी बन रही है, उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो ये उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसे एरिथमिया हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पी आर सेगमेंट। ये हमारे पास पी है और ये क्यू आर, ये आर वेव है। तो पी और वे, ये पी और आर के दरमियान ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या है, पी आर सेगमेंट है। ठीक है, ये पी आर सेगमेंट है, ये यहां से यहां तक जो है ये क्या है, पी आर सेगमेंट है। पी आर सेगमेंट की क्या अहमियत होती है? ठीक है, और ये किस लिए प्रोड्यूस होता है? पी आर सेगमेंट कंप्लीशन ऑफ द एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन स्टार्ट कब होगी? जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो सेगमेंट बन रहा है पी आर सेगमेंट, ये डिनोट कर रहा है कि जो एट्रिया है ये कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाए, मतलब इसकी जो डीपोलराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर यहाँ से वेव ऐसे नोड से ए बी नोड की तरफ जब आती हैं
तो यहाँ पर 0.15 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। वो इसलिए होता है ताकि ये जो एट्रियल कंट्रैक्शन है ये कंप्लीट हो जाए, ब्लड जो है वो कंप्लीटली वेंट्रिकल के अंदर चला जाए। तो इसी दौरान कौन सा सेगमेंट बनता है, पीआर सेगमेंट बनता है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ एट्रियल डिपोलाइजेशन हो जाए, इसमें 0.1 टू 0.2 सेकंड जो है वो लगते हैं कंप्लीट होने में। अच्छा, क्लिनिकल पॉइंट क्या है, अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है पीआर सेगमेंट की, इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल जो है उससे हमें पता लगेगा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है वो होगा, जो कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसकी कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं होती, बस ये हो रहा होता है, बस जो है ना इनकी कोई सिम्टम्स नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पर जो ऐसे नोड से एवी नोड तक जो इंपल्सेस आ रही होती हैं ये स्लो आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अगर आना ही बंद हो जाएगी तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। आ रही है स्लो आ रही है तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये एसिम्प्टोमेटिक इतनी सिम्टम्स नहीं जाहिर होती, ये नॉर्मल किस्म का होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पीआर सेगमेंट के बाद हम आगे चलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है जब वेव्स ऐसे से एवी से बंडल ऑफ लेफ्ट राइट बंडल बनाते देन पुरकिनिया फाइबर तक जब पहुंच जाएंगी तो ये वेंट्रिकल को क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसे हम कहेंगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का लफ्ज आ रहा है तो यहाँ पर वेंट्रिकल क्या हो रहे होंगे, डीपोलराइज्ड हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, डीपोलराइज्ड हो रहे होंगे। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही होगी और एट्रियल रीपोलराइजेशन भी हो रही होती है। देखें जब वेव यहां से एट्रिया से हमारे वेंट्रिकल की तरफ चली गई है तो ये जो एट्रिया है ये दोबारा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। जब रिलैक्स होगा तो इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन। जहां पर ये जो बन रही है ये हमारे पास क्या है, रीपोलराइजेशन की वेव बन रही है। तो एट्रिया क्या होगा, रीपोलराइज्ड हो जाएगा और वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, डीपोलराइज्ड, ठीक है। मतलब ये पहले डीपोलराइज्ड हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड आ गया तो ये दोबारा क्या हो जाएंगे, रीपोलराइज्ड हो जाएंगे। इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चला जाएगा तो ये रीपोलराइज्ड हो जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे, जिसे हम डायस्टोल भी कहते थे। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बस जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डीपोलराइज्ड होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसे हम सिस्टोल कहते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रही होगी, एट्रियल रिपोलराइजेशन भी हो रही होगी। इसकी अबनॉर्मलिटीज क्या है, वाइड क्यूआरएस बनेगी तो बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा और फास्ट क्यूआरएस बनेगी तो हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहेंगे। मतलब अगर ये जो क्यूआरएस ये जो गैप है ये ज्यादा हो जाता है, वाइड हो जाता है तो हम समझेंगे यहाँ पर हमारे पास बंडल ब्रांच ब्लॉक, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल बस जा रही हैं इन बंडल ब्रांचेस में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ रही है, ठीक है। अगर ये क्लोज हो जाए, ठीक है, वाइड ना हो बल्कि क्लोज हो और ऐसे फास्ट फास्ट बनना स्टार्ट हो जाए, ये फास्ट फास्ट बनेंगे तो ये टैकीकार्डिया की तरफ चला जा रहा होगा। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया मतलब वेंट्रिकल बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इसकी जो है वो बीट है, ठीक है। तो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया का मतलब होता है नॉर्मल से ज्यादा हो जाना, फास्ट हो जाना। उसके बाद हमारे पास एसटी सेगमेंट है। एसटी सेगमेंट क्या है, एस और टी के दरमियान ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, ये टी वेव है और ये एस वेव है। तो ये एस वेव और टी के दरमियान वाला ये एस टी सेगमेंट होगा, ठीक है। एस टी सेगमेंट कब बनेगा, कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जिस तरह पी आर सेगमेंट बना था जो कि कंप्लीशन ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन था, इसी तरह एस टी सेगमेंट बनेगा जो कि इस वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इसमें टाइम 0.08 सेकंड लगता है कंप्लीशन में। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, अगर डिप्रेस्ड एसटी वेव होगा तो इसे हम कहते हैं इस्चमिया। इस्चमिया क्या है, इस्चमिया में हमारा जो ब्लड हार्ट मसल्स हैं उन की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं इस्चमिया, ठीक है। डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन। और एलिवेटेड एसटी, डिप्रेस्ड एसटी का क्या मतलब है कि ये जो एसटी वेव बनी है ये जो बेस लाइन होती है ना, इसी चीज में हमारे पास बॉक्सेस बनी होती है, वहां पर एक बेस लाइन होती है, उसके बेस लाइन से अगर नीचे आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पर बेस लाइन है तो ये अगर इससे नीचे आ जाएगी, नीचे बन रही है डिप्रेस्ड हो रही है एसटी सेगमेंट, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर इस्चियम हो रहा है। अगर एलिवेटेड है मतलब बेस लाइन से ऊपर हो रही है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर एमआई है। एमआई का मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन हार्ट अटैक, जिसमें भी ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टी वेव। टी वेव कब बनेगी, जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइज हो रहे होंगे। वेंट्रिकल क्या बोलेंगे, रीपोलराइज मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में आ रहे होंगे, डायस्टोल कंडीशन में आ रहे होंगे, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन टी वेव, ये टी वेव है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही है। अब टी वेव से हम क्या 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 चीजें डायग्नोस कर सकते हैं। अगर अबनॉर्मल टी वेव बन रही है तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है,
अब नॉर्मल टी वेव का मतलब है टी वेव प्रॉपरली वो अपनी प्रॉपर शेप में नहीं बन रही, तो ये अब नॉर्मल टी वेव बनेगी तो हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे पास जो आयंस होते हैं उनका जो है उनकी अमाउंट में कंसंट्रेशन में जो है वो चेंज आ जाता है। नॉर्मल जो उनकी वैल्यू होती है या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हाइपर एक्यूट टी वेव। हाइपर एक्यूट टी वेव का मतलब है कि टी वेव थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर हो जाती है, ज़्यादा बनती है, तो उसमें क्या होगा, अर्ली हार्ट अटैक जो है, अर्ली हार्ट ब्लॉक साइन जो है वो हार्ट अटैक के साइन नज़र आएंगे। ठीक है, अर्ली साइन ऑफ हार्ट अटैक जो है वो हाइपर एक्यूट टी वेव की वजह से होंगे। तो ये जो अबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट मेरे पास है क्यूटी सेगमेंट। क्यूटी सेगमेंट यहाँ से क्यू से लेकर टी तक ये जो सेगमेंट है ये सारा क्या है, क्यूटी सेगमेंट है। तो क्यूटी सेगमेंट क्या होती है, दैट इज टोटली द वेंट्रिकुलर जो है वो एक्टिविटी को डिटरमाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो क्यू आर इंटरवल स्टार्ट होगा क्यू से और एंड होगा टी तक, और इस क्यू टी सेगमेंट का काम क्या होगा, सारी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी इसके अंदर आएंगी, मतलब वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे होंगे, फिर उसके बाद रीपोलराइज हो रहे होंगे, तो यह सारी एक्टिविटी क्यू टी सेगमेंट के अंदर आती है। उसके बाद दो पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है कंडीशन होती है साइनोसिस। साइनोसिस इसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट जो बेबी होती है ना उनके अंदर साइनोसिस हो जाती हैं, जिनको हम बिलू बेबीज भी कहते हैं। अच्छा, बिलू बेबीज जो हैं साइनोसिस ये कब होता है, बच्चों अक्सर आज ये ज्यादातर होते हैं बच्चों के अंदर है। तो कैसे होता है, हमारे पास ये जो इंटरएरियल सेप्टम होता है ये हमने पढ़ा था, ये इंटरएरियल सेप्टम के दरमियान में यहाँ पर एक फोरामेन होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरएट्रियल फोरामेन। इंटरएट्रियल फोरामेन। ठीक है, इंटरएट्रियल फोरामेन जो है ये आफ्टर बर्थ जो है ये क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, उसकी जो बेबी की स्किन है वो सारी क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस कब होगा, एक तो हमने पढ़ा कि दो इंटरएट्रियल जो सेप्टम है इसके दरमियान में हमारे पास एक फोरामेन होता है जिसे हम इंटरएट्रियल फोरामेन कहते हैं। तो ये फोरामेन क्या करता है, आफ्टर बर्थ जो है ये क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से साइनोसिस होती है। ठीक, एक तो ये रीजन थी। दूसरी क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या निकलता है, अयोर्टा। तो अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो है वो एक कनेक्शन होती है। ठीक है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं डक्टस एट्रोसियस। डक्टस एट्रोसियस, ये डक्टस एट्रोसियस क्या करती है, ये भी जो है आफ्टर बर्थ जो है बंद होना जो है वो छूट जाती है। तो जब ये क्लोज नहीं होगी, यहाँ से जो है वो खत्म नहीं होती, ये कनेक्शन खत्म नहीं होता, तो ये इसकी वजह से भी जो है वो ब्लड मिक्स हो जाता है, तो इसकी वजह से भी साइनोसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये दो रीजन थे, इंटरएट्रियल फोरामेन और डक्टस एट्रोसियस जो है ये बंद होना जो है रह जाते हैं। जब ये बंद नहीं होंगे तो ब्लड मिक्स हो जाएगा और साइनोसिस हो जाएगी। तो ये ऑल अबाउट ईसीजी एंड सम जो है वो अबनॉर्मलिटीज जो है हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।